एक ऐसे शख्स की कहानी जानने वाले हैं जिसका नाम धोखे और फरेब का पर्याय बन गया, नटवरलाल। क्या वह एक आपराधिक मास्टरमाइंड था, या फिर वह आधुनिक युग का रॉबिन हुड था, या सिर्फ एक शरारती जादूगर जिसके पास लोगों को बेवकूफ बनाने का बेजोड़ हुनर था? एक बात तो तय है, नटवरलाल सिर्फ एक ठग नहीं था, वह एक कलाकार था जो भोले भाले लोगों के मन की कैनवास पर धोखे के शानदार चित्र बनाता था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सच हमेशा की तरह कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब है। हमारी कहानी उन बड़े बड़े शहरों से शुरू नहीं होती जहां उसने बाद में अपने जाल बुने, बल्कि बिहार के सीवान जिले के एक शांत गांव बंगरा से शुरू होती है। 1912 में मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव के रूप में जन्मा इस बच्चे के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वह एक दिन एक किंवदंती बन जाएगा। उनके पिता एक स्टेशन मास्टर थे, एक सम्मानित सरकारी कर्मचारी जो चाहते थे कि उनका बेटा भी एक सीधा और सच्चा रास्ता अपनाए, शायद एक वकील बने। लेकिन उसका मन शतरंज और फुटबॉल जैसे खेल में लगता था। इसके अलावा वह बचपन में शातिर और चालाकी भरे कारनामे भी करता रहता था। छोटे मिथिलेश को उनकी स्कूली शिक्षा के लिए कलकत्ता, अब कोलकाता, भेजा गया। यह हलचल भरा शहर, जहां संस्कृतियां और महत्वाकांक्षाएं आपस में मिलती थीं, उनके शांत गांव से बिल्कुल अलग था। शायद यहीं पर उनके असाधारण करियर के बीज बोए गए थे। हमें उनके शुरुआती स्कूल के दिनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कोई भी एक तेज जिज्ञासु दिमाग की कल्पना कर सकता है, जो पहले से ही इंसान के व्यवहार की बारीकियों को समझ रहा था, उन छोटे छोटे इशारों को पहचान रहा था और उन इच्छाओं को भांप रहा था जो हम सभी को चलाती हैं। मिथिलेश के जीवन का वह मोड़ जब वह सचमुच नटवरलाल बना, थोड़ा रहस्यमय है, लेकिन एक लोकप्रिय कहानी एक साधारण सी घटना से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार उसे अपने मकान मालिक के लिए बैंक का ड्राफ्ट जमा करना था। जब वह बैंक का हवाला पत्र ड्राफ्ट जमा कराने गया तो उसने देखा कि बैंक अधिकारी उस पर किए गए हस्ताक्षर को मिलाकर देख रहा है। तभी उसके मन में विचार आया कि अगर वह अपने सहायक के हस्ताक्षर बना ले तो उसके खाते से पैसे निकाल सकता है। उसे एहसास हुआ कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद सिस्टम में कमियां हैं। उसने इसे गलती नहीं बल्कि एक अवसर समझा। इसी वजह से उसने नकली हस्ताक्षर करके 1000 रुपये निकाल लिए। लेकिन मिथिलेश की यह चोरी तब पकड़ी गई जब असली खाता धारक ने देखा कि उसके खाते से 1000 रुपये निकाले जा चुके हैं। उसने जाकर तुरंत मिथिलेश की शिकायत उसके पिता से कर दी। फिर उसके पिता ने उसकी अच्छी खासी पिटाई की, लेकिन यह सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, यह रोमांच की बात थी, सिस्टम को मात देने की बौद्धिक चुनौती की बात थी। उसने छोटे मोटे छल से शुरुआत की, अपने हुनर को निखारा, पहचान बदलने की कला में निपुण हुआ और लोगों को मनाने में माहिर बन गया। नकली हस्ताक्षर करने से लेकर सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करने तक हर सफल ठगी ने उसके आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा को और भी बढ़ा दिया। फिर वह सेठ केशवराम के पास आ पहुंचा। उसने केशवराम को बताया कि वह एक घर शिक्षक है। वह भी उसकी बातों में आ गया और उसने उसे 30 रुपये की मासिक तनख्वाह पर रख लिया ताकि उनका खर्चा चल सके। मिथिलेश ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक B.Com की डिग्री भी ली, जो संख्याओं और लेन देन को समझने की उसकी शुरुआती काबिलियत को दिखाता है। एक दिन मिथिलेश ने अपनी किताबों के लिए केशवराम से कुछ पैसे अग्रिम मांगे तो सेठ ने मना कर दिया। फिर उसने सेठ के बच्चों को पढ़ाना भी छोड़ दिया और नकली दस्तावेज दिखाकर उन्हीं बच्चों के स्कूल में नौकरी कर ली। लेकिन जब केशवराम को यह पता चला कि मिथिलेश ही स्कूल में पढ़ाने लगा है तो उन्होंने उससे माफी मांगी और फिर से अपने बच्चों को निजी तौर पर पढ़ाने के लिए कहा। मिथिलेश इसके लिए मान गया। इसके बाद उसने केशवराम का विश्वास भी जीता और फिर उसे भी ठग लिया। केशवराम कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापारी था। जब उसे मिथिलेश ने बताया कि उसके पास एक सप्लायर है जो कपड़े बहुत सस्ते में देगा, तो केशवराम उसकी बातों में आ गया और उसने अपने एक साथी को उसके साथ बंबई भेज दिया। लेकिन मिथिलेश ने उससे नोटों का थैला ले लिया और बोला कि यह सौदा मैं करूंगा,
मिथिलेश का योजना काम कर गया और वह वहां से थैला लेकर चला गया। वह वहां से बिहार आ पहुंचा और उसने अपने पिता को बताया कि उसकी नौकरी लग गई है और यह लो 1 लाख रुपए। उसके पिता ने कहा, इतनी रकम नौकरी से? मिथिलेश ने कहा कि यह पैसे उसकी किसी कंपनी में हिस्सेदारी के हैं। उसके पिता को शक तो हुआ, लेकिन उन्होंने इन सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया। नटवरलाल की सबसे खास बात उसकी हद से ज्यादा हिम्मत थी। उसकी बहुत सी कहानियां मशहूर हुईं। जैसे एक बार उसने एक बड़े व्यापारी को माल का ब्रीफकेस दिया। उसने जब घर आकर खोला तो पता लगा कि उसमें पैसों की जगह पत्थर थे। एक बार जब वह ठगियां करता करता उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पहुंचा तो उसने खुद को बंबई का बड़ा व्यापारी लक्ष्मी नारायण बताया। उसने यहां पर एक चीनी मिल के मालिक से 82,000 रुपये की ठगी की। उसमें उसने उससे कहा कि इतने का माल बंबई भेज दो, भुगतान वहां से होगा। और यहां से बिना अग्रिम दिए वह बंबई चला गया और उस माल को लेकर किसी और व्यापारी को बेच दिया। उसने सिर्फ लोगों को ही नहीं ठगा, उसने सबसे बड़े लक्ष्यों को चुना। उसकी सबसे कुख्यात ठगी में ताजमहल को एक बार नहीं बल्कि 3 बार बेचना शामिल है। जी हां, आपने सही सुना। प्यार का यह शानदार स्मारक, एक विश्व धरोहर स्थल, नटवरलाल ने कथित तौर पर भोले भाले विदेशियों और यहां तक कि अमीर उद्योगपतियों को भी बेच दिया था। वह सिर्फ ताजमहल तक सीमित नहीं था। लाल किला, राष्ट्रपति भवन, भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और यहां तक कि संसद भवन को भी, जिसमें उसके 545 सदस्य भी शामिल थे, सभी को इस डीठ ठग ने बेच दिया। देखकर विश्वास नहीं होता कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन वह खुद को ऐसे पेश करता था जैसे कोई बड़ा सरकारी कर्मचारी हो। विदेशी लोग उसकी बातों में आ जाते थे। वह उन्हें ऐसे दस्तावेज दिखाता जिनमें उन इमारतों से जुड़ी सारी जानकारी रहती थी। वे उस पर यकीन करके लाखों रुपए देकर खरीद लेते थे। जब वे लोग उन सुंदर इमारतों पर अपना हक जमाने जाते तो उन्हें पता चलता कि उन्हें ठगा गया है। उसकी शानदार अंग्रेजी, उसका आत्मविश्वासी व्यवहार और उसके जाली लेकिन असली लगने वाले दस्तावेज, उसका तरीका सरल लेकिन शानदार था। अपने शिकार के लालच या हताशा को पहचानना, एक ऐसा प्रस्ताव बनाना जिसका विरोध करना असंभव हो और फिर उनका पैसा लेकर हवा में गायब हो जाना, इससे पहले कि उन्हें एहसास हो कि उनके साथ ठगी हुई है। वह भेष बदलने का उस्ताद था, कई पहचानें आसानी से अपना लेता था। एक दिन वह रेलवे अधिकारी था, अगले दिन एक मंत्री और फिर एक समाज सेवी। उसकी घुलने मिलने की क्षमता, जो वह बनना चाहता था वही बनने की क्षमता, अविश्वसनीय थी। नटवरलाल का आपराधिक जीवन दशकों तक चला, जिसमें कई गिरफ्तारियां हुईं और उतनी ही लगभग अविश्वसनीय फरारियां भी। उसे 1 दर्जन से ज्यादा बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वह 8 बार अलग अलग उच्च सुरक्षा वाली जेलों से भागने में कामयाब रहा। उसकी फरारियां भी उसकी ठगी की तरह ही सुनियोजित थीं, कभी पहरेदारों को रिश्वत देकर तो कभी बीमारी का बहाना बनाकर, और एक बार तो उसने जेल अधिकारी का भेष बदलकर बस बाहर निकलकर सबको चौंका दिया। उस पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले थे और उसे कई राज्यों में ढूंढा जा रहा था। उसे कुल 113 साल की सजा सुनाई गई थी। अपने आपराधिक कारनामों के बावजूद नटवरलाल के इर्द गिर्द एक अजीब सा, लगभग रूमानी सा माहौल है। कुछ लोग उसे एक आधुनिक लोकनायक मानते थे जो ताकतवर और अमीर लोगों को मात देता था, और उसने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। वह सत्ता के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बन गया, एक शरारती ठग जिसने सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया। उसके गांव में भी उसे कुछ हद तक गर्व के साथ देखा जाता था। एक ऐसा लड़का जिसने अपना नाम बनाया, भले ही वह एक कुख्यात नाम था। नटवरलाल का अंतिम भाग्य उसकी जिंदगी की तरह ही एक रहस्य में डूबा हुआ है। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली कहानी के अनुसार 2009 में 97 साल की उम्र में कानपुर की जेल से दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उसके भाई ने दावा किया था कि उसने 1996 में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, जिससे एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहस्य की एक और परत जुड़ गई
जिसे सच्चाई की सीमाओं को धुंधला करना पसंद था। अपनी मौत में भी नटवरलाल ने एक आखिरी चाल चली, हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। नटवरलाल की विरासत निर्विवाद है। वह एक सांस्कृतिक घटना बन गया जिसने अमिताभ बच्चन अभिनीत मिस्टर नटवरलाल जैसी फिल्मों को प्रेरित किया और अनगिनत कहानियों और किस्सों को जन्म दिया। उसने विश्वास की अविश्वसनीय शक्ति, जल्दी पैसा कमाने की इंसान की इच्छा और एक व्यक्ति की स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने की अदम्य हिम्मत को दिखाया। तो हम नटवरलाल की कहानी से क्या सीख सकते हैं? शायद यह बेलगाम लालच के बारे में एक चेतावनी भरी कथा है, या शायद, सिर्फ शायद, यह मानव मन की असाधारण शक्ति का एक सबूत है। चाहे वह अच्छे के लिए इस्तेमाल हो या नटवरलाल के मामले में अविश्वसनीय रूप से साहसी और अविस्मरणीय बुराई के लिए।